नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में आज हम जम्मू भाई के साथ एक साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जम्मू भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। जम्मू आनंद आप जानते हैं, हमारे चैनल पर लगातार आते रहे। और ये जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं, पूरे देश में जो संस्था है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और इन्होंने अपना पूरा जीवन जिसको कहते हैं बाल पका लेना, उन्हीं लोगों के लिए, फुटपाथ के लोगों के लिए लड़ते हुए पूरी जिंदगी होम कर दी है उनकी। और जम्मू भाई जबरदस्त सोशल एक्टिविस्ट हैं, तार्किक व्यक्ति हैं। इसलिए हमने कहा कि आपके साथ एक कार्यक्रम करते हैं, और वो कार्यक्रम होगा जिसमें आम आदमी, जो फुटपाथ पे आदमी है, जो झोपड़े में रहता है, इस देश में जिसकी कोई कीमत नहीं, न म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, न नगर सेवक, न पुलिस, कहीं उसकी सुनवाई नहीं। कोई भी डंडा चला देता है, कोई भी हाथ उठा देता है, कोई भी माँ बहन की गाली दे देता है, और अदालत की सीढ़ियों तक चढ़ने का उसके पास मादा नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि अदालत में घुसने के लिए आपको पैसे चाहिए, जेब में माल चाहिए। ये जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, वो लोग कहाँ से अदालतों की लड़ाई करते हैं? और उनको हर कोई परेशान करता है। ईश्वर भी उनके साथ ऐसा लगता है कि खड़ा नहीं है। देखिए, आस्था एक महत्वपूर्ण विषय है, और पिछले कुछ दिनों से इस पर खूब चर्चा चल रही है, क्योंकि आस्था के नाम पर जो राम मंदिर बना, उस राम मंदिर में करोड़ों रुपए की चोरी की बात आ रही। 8 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि जो मूल, जो असली चोर है, उस तक सरकार, उस तक जांच एजेंसी नहीं पहुंची। आम आदमी जिसको लगता था कि जो कमजोर है, निर्बल के बलराम, जो निर्बल है, जो कमजोर है, उसके शक्ति राम है। लेकिन राम के घर में ही चोरी हो गई, चोरी नहीं डाका पड़ गया। आम आदमी क्या सोच रहा है, इसी को लेकर के हम बात करेंगे आज। जम्मू भाई, हम्म। कहावत है हमारे गांव में, और ये रामचरितमानस में भी शायद लिखा हुआ कि निर्बल के बलराम, जो कमजोर है उसकी शक्ति राम है। अब तो राम के घर में ही चोरी हो गई, राम के घर में ही डाका पड़ गया। आम आदमी क्या महसूस कर रहा है? देखिए, पहले तो आपने जो चैनल शुरू किया है द नागरिक, उसके 3 साल हाल ही में हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको बधाई। और आपका भी जन्मदिन इसी सप्ताह में मनाया गया, इसलिए भी आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो भी हम बातचीत करने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत मैं बहुत ऐतिहासिक हाल ही में, मतलब चार दो 3-4 दिन पहले मुंबई हाईकोर्ट के एक जज है जिनका नाम है माधव जामदार। इन्होंने, मतलब मेरे लिए वो टिप्पणी इसलिए ऐतिहासिक लगती है कि 2014 के बाद न्याय व्यवस्था जिस तरीके से इस देश की घुटने टेक दी है सत्ता के सामने, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंततोगत्वा इस लोकतंत्र में जहां संविधान का राज है, वहां आखिरी नागरिक समाज का, जो एक आखिरी नागरिक, उसके बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी ये न्यायालयों की है, खास करके हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन यही वो सुप्रीम कोर्ट है और कई जगह के हाई कोर्ट्स है जिन्होंने इस देश के आम आदमी के साथ धोखा किया है और इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। और जिस सर्वोच्च न्यायालय को आम आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए था, उसी आम आदमी के सोच पर, उसके बोलने के अधिकार पर एक प्रकार से उसने अघोषित बंदी लगा दी है। ऐसे माहौल में मुंबई हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज ने हाल ही में माधव जमदार
जो टिप्पणी की है ना धनंजय भाई, इस टिप्पणी को पूरे देश में गूंजना चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार की निंदा करना या मंत्रियों की निंदा करना ये एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है। और उन्होंने कहा कि नागरिक ये गुलाम नहीं है, क्योंकि एक ऐसा ही मसला 2026 जुलाई 2 में कोई अब्दुल वहीद चौधरी थे, उनको शायद मुंबई एंटर करने से पुलिस ने रोक लगा दी, क्योंकि जिला बदर कर दिया था, जिला बदर कर हाँ, दिया था। हाँ, क्योंकि उन्होंने अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस पर सुनवाई के समय जो टिप्पणी की है कि इस देश का नागरिक सरकार का गुलाम नहीं है, स्लेव, मतलब उसने कहा खास करके पुलिस प्रशासन को और अन्य संस्थाओं को, सरकारी प्रशासन को, कि दे आर ट्राइंग टू ट्रीट सिटीजन्स एज स्लेव्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब आप लोग इस देश के नागरिकों को सरकार के गुलाम की तरह जो है आप ट्रीट कर रहे हो, जिसके उन्होंने निंदा की और कहा कि नारे लगाना और सरकार से सवाल पूछना, मंत्रियों की निंदा करना, ये इस देश के नागरिक का मूलभूत जनवादी अधिकार, उन्होंने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट, मतलब बुनियादी जनतांत्रिक अधिकार है। और ऐसे माहौल में एक जज के द्वारा आम आदमी के साथ उसके संवैधानिक मूलभूत अधिकारों के साथ खड़े हो जाना, ये एक हम जैसे कार्यकर्ता को बल देता है। और इसी अगर परिप्रेक्ष्य में हम समझने की कोशिश करें तो मोदी सरकार ने 3 ऐसे निर्णय लिए थे। एक, पीएम केयर फंड, हमको याद होगा, जिसमें उन्होंने निर्णय ले लिया था कि इसके बारे में पूछने का अधिकार देश के नागरिक को नहीं होगा। मतलब देश के नागरिक को इस देश के प्रधानमंत्री का नाम पर जो एक केयर फंड इकट्ठा हो रहा है उस पर पूछने का अधिकार नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक निर्णय लिया था जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द बदल तो कर दिया, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का। कोई नागरिक पूछ नहीं सकता कि चंदा देने वाला कौन था, मैंने पूछने पे पाबंदी सरकार। और तीसरा, बड़ा हास्यास्पद है ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के साथ या बुनियाद के साथ खिलवाड़ करके राम जन्मभूमि मसले पे जो निर्णय दिया था, उस निर्णय के आधार पर केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाना था और उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई। लेकिन ये तय कर दी केंद्र सरकार ने कि इस ट्रस्ट का लेखा जोखा जिसको कहते हैं, इस ट्रस्ट की गतिविधियां, इस ट्रस्ट के ऑडिट के बारे में, इस ट्रस्ट में कितना पैसा आता है, कहां से आता है, कैसा खर्च होता है, ये पूछने का और सूचना के अधिकार से इसको बाहर कर दिया गया। क्यों भाई? इस देश का नागरिक और इस देश का संविधान से सरकार बड़ी है क्या? और सरकार क्यों भाई, जो सरकार की बुनियाद ये थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो सरकार जनता से पूछने का अधिकार छीन ले, वो सरकार सूचना के अधिकार से बाहर कर दे और बाद में वहां चोरी होती रहे, लाखों करोड़ों रुपए, मैं तो मानता नहीं है 200 करोड़, क्योंकि ये कल्पना के बाहर की बात है।
रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, मुलायम सिंह जी के भाई हैं चचेरे, हाँ उन्होंने कहा है कि ये 20,000 करोड़ की चोरी का मामला है, क्योंकि खाली रुपया नहीं है, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो दिया है, जिसकी रसीदें तक नहीं दी गई। क्यों रसीदें नहीं दी? पांच पांच हाँ। साल पहले लोगों ने दिया और रसीदें नहीं दी। तो मतलब मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि खास करके दरगाह जो होते हैं वहां चढ़ावा आता है। छोटे छोटे दरगाहों में जहां लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे दरगाहों में लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं भाई, एक एक दिन में। राम मंदिर जिस मतलब जिसको लेके इस देश के पूरे गंगा जमुनी तहजीब को जिन लोगों ने मतलब तार तार कर दिया और पूरे समाज मन को तोड़ दिया, एक अमानवीयता को जीने का मतलब एक सलीका बना दिया, और उसके लिए न जाने पिछले 40 सालों से जो कुछ हुआ है, और उसके बदौलत सरकार बन गई है। मंदिर राम राम को तक जब छोड़ा नहीं गया, और देखते देखते करोड़ों लोगों की भावनाएं। देखो, मैं ये नहीं मानता कि इस देश का जो आम हिंदू है वो के आरएसएस की विचारधारा से सहमति रखता था, या रख या विश्व हिंदू परिषद के साथ। उसको लगता था ये धर्म की बात कर रहे हैं, आस्था की बात कर रहे हैं। ये ठीक है, जब वो राजकारण राजनीति में जब उसका जो जिसको क्या कहते हैं फायदा उठाने की कोशिश की गई, उसके बाद बड़े पैमाने पे हिंदुओं को ये समझ में आने लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी ये हिंदुओं के हित की बात करने वाली पार्टी है, तो उसके तरफ झुकने लगे। लेकिन तब तक तो उनको लगता था कि एक मंदिर तो बनना ही चाहिए, राम हमारे आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। करोड़ों लोग जो है मतलब अब योगदान दिए भाई। हम अभी भी नहीं भूले हैं 1400 करोड़ उस जमाने का जो विश्व हिंदू परिषद ने ईंटें जमा बेचकर कमाई थी। हिसाब तो उन्होंने भी नहीं दिया। ट्रस्ट बनने के बाद कितने मतलब किस किस स्तर पर वहां चढ़ावा आता होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। भाई, एक तिरुपति बालाजी मंदिर है जहां हर साल वो बताते हैं कि साल भर में कितना सोना, कितना चांदी, कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, और कुछ सरकार को भी देते हैं चंदा। लेकिन ये राम जन्मभूमि के नाम पर जो मंदिर बना है, यहाँ हम और आप कल्पना नहीं कर सकते कि कहां कहां से चढ़ावा, और किस प्रकार का और किस हद तक का चढ़ावा। ऐसे चढ़ावे वाला मंदिर से मैं मानता नहीं कि 200 रुपए की चोरी है। वो 20,000 करोड़, ये बात सही है। लेकिन मैं जो मुद्दा कहना चाह रहा था, मुझे इसमें आश्चर्य नहीं है कि वहां चोरी हो रही है। वो चोरी करने के लिए ये सब है, क्योंकि भाई विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, ये तो भाई एक विचारधारा को मानने वाली संगठना है। ये कोई धार्मिक संस्थाएं नहीं है। एक विचारधारा है इनकी, जिनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। और इसलिए भारत के अंदर ध्रुवीकरण करके, द्वेष फैला के, एक दूसरे के खिलाफ नफरत की मानसिकता बनाकर ये हिंदुओं को एक प्रकार से ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और उसके फायदा होते हुए तो दिख ही रहा है। तो ये तो बुनियादी तौर पे राजनीति करने का अड्डा है। राम मंदिर के नाम पर देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की राजनीति करने का वो अड्डा बनाया गया है, और इसलिए वहां चोरी होगी, चोर है। अब मैं तो बड़ा मतलब कभी कभी तो क्या बोलेंगे कि जिसको कहते हैं ना कीव, मराठी में कीव बोलते हैं उसको, पिटी इंग्लिश में बोलते हैं, कि जिन लोगों ने राम मंदिर जन्मभूमि की आंदोलन की आधारशिला रखी थी, जिन 3 लोगों ने, कल्याण सिंह, उमा भारती और कटियार, ये तीनों ओबीसी के लोग, हाँ, राम जन्मभूमि न्यास जब बना ट्रस्ट में एक ओबीसी नहीं अंदर, सारे
ब्राह्मणवादी, जिनको चातुर वर्ण व्यवस्था पे जिनका विश्वास है और जिनको वही कायम करना हिंदू राष्ट्र, वो लोगों को भर दिया गया। पता चल गया कितने चोर होते हैं, कितने लुच्चे होते हैं। और मतलब आम आदमी, देखिए आम आदमी ने अगर बिजली की चोरी कर लिया हो तो तुरंत उस पर मुकदमा, तुरंत पुलिस उसको घेर लेती है, चार उसके ऊपर धारा लगा देती है। लेकिन यहां तो मजे की बात यह है कि सबने कबूल कर लिया है कि पैसे की चोरी हो गई, लेकिन किसी पे एक पुलिस थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। और ऐसा तो देश का कानून कहता नहीं है कि एफआईआर दर्ज हो गई तो 10 मिनट में अरेस्ट कर लो। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन एफआईआर तो दर्ज होगी कि नहीं होगी, 4 कलम तो लगेंगे या नहीं लगेंगे, 4 लोगों के नाम पर पुलिस में शिकायत दर्ज होगी या नहीं होगी। गजब है हिंदू राष्ट्र का ये मॉडल कि हम अगर नंगा नाच करेंगे तो कोई कानून हम पे कार्रवाई नहीं होगी, कोई कानून हम पे नहीं चलेगा। ये उदाहरण पेश किया जा रहा है। ये उदाहरण मतलब अभी तो संविधान अभी भी जिंदा है इस देश के अंदर, एक जगह अभी भी थोड़ी सी बनी हुई है। मैं तो हैरान हो जाता हूं कि जब ये लोगों की एक एक हाथ सत्ता जिसको कहते हैं आ जाएगा तो वो समाज की कल्पना क्या कैसे करेंगे। और जिस संविधान ने इस देश के आम आदमी को बहुत सारे मूलभूत अधिकार दिए हैं, वो मतलब कैसा भारत बनेगा, कैसा वो समाज बनेगा, आम आदमी वहां क्या उसकी हैसियत, उसकी औकात, उसका एक नागरिक होने का बोध जिसको कहते हैं वो कैसा होगा। मतलब खतरनाक कि मतलब यही होगा ना कि उस जमाने में आम आदमी का कोई अस्तित्व नहीं था। चातुर्वर्ण व्यवस्था के जमाने में आम आदमी का क्या अवस्था था, कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो मैं ये जानना चाह मतलब मेरे सामने 2 चीजें आ गई। एक, मुंबई हाईकोर्ट के सिटिंग जज जामदार साहब, जिसने ये हिम्मत की कहते हुए कि सरकार की निंदा करना ये हर नागरिक का बुनियादी जनतांत्रिक अधिकार है, मंत्रियों की निंदा करना ये उसका अधिकार है। और इसलिए सरकारें, क्या कहता है, सरकारें नागरिकों को गुलाम ना समझे, एक वो। और दूसरी तरफ ये जो नंगा नाच चल रहा है कि आम आदमी के अस्तित्व को पूरा नकार देने का, और खुलेआम आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए जमा करके उसमें चोरियां कर लेते हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री को लगता है कि ज्यादा नट बोल्ट कस दूंगा, योगी महाराज को लगता है नट बोल्ट कस दूंगा तो मुख्यमंत्री की पद से हाथ धोना पड़ेगा। और दूसरा, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको अगर लगता है कि ये पूरा मसला अगर अपने आंग में आया तो अपनी कुर्सी जो है वो कहीं ना चले जाए। और संस्कार, अब आया मैं उस मुद्दे पर, संस्कार, राष्ट्रभक्ति, चरित्र निर्माण, इसके जो ठेकेदार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले, कल उन्होंने आधिकारिक बयान दिया। कल 15 दिन बाद क्या बयान दे रहे हैं कि कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। शर्म नहीं आती? चरित्र निर्माण करने की बात करने वाले चड्डी वालों अब पैंट वाले हो गए वो। तुमने इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज के भावनाओं के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया है, उनके भावनाओं को जिस तरीके से रौंदा है, उनकी, अब आम आदमी को मैं मूर्ख तो बोलना नहीं चाहता हूं, उनकी मासूमियत का इस प्रकार से आपने दोहन किया है,
और आप बयान दे रहे हैं इस तरीके की। आपने मतलब तो ये हो गया जम्मू भाई कि आम आदमी को धर्म के नाम पर उनका शोषण करना या बेवकूफ कर बनाना जो है वो पहले धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक स्थलों का हुआ करता था, पंडों का और मौलवियों का और क्या क्या पादरियों का। अब जो है सरकार धर्म के नाम पर लूट कर रही है, और सरकार सरकार खुद जो है आम आदमी की आस्था का हरण कर रही है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इसमें आप आम लोगों से जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे आप मिलते जुलते रहते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, वो लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके मन में सरकार के प्रति और धर्म के प्रति भाव आ रहा है? देखिए, मतलब ये सिर्फ रेडी पटरी वालों की भावनाओं का सवाल नहीं है, या वो क्या सोच रहे हैं। नहीं, मतलब ये इसलिए कि वो सबसे निचले पायदान पे है। उनको सबसे ज्यादा कदम कदम पे भगवान याद आते हैं, क्योंकि उनको हर कोई प्रताड़ित कर रहा है। उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीवन जी सके। रोज उनके स्वाभिमान और सम्मान को रौंदा जाता है। उनके लिए ईश्वर एक बड़ा ठिकाना है कि अच्छा तू ठीक है दरोगा, तू आज हमको 4 डंडे मार ले, भगवान तुमको देखेगा। आज मेरे झोपड़े उजाड़ दे, आज मेरा सामान लेकर के चला जा, लेकिन ईश्वर तुमको कल देखेगा, बड़ा ये कर रहा है। ये बात आप सही कह रहे हैं। और जिस प्रकार की मार खास करके रेडी पटरी वाले, कम से कम महाराष्ट्र में मैं जो देख रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में शहरों के अंदर कई महीनों से लगातार उन पे मार पड़ रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि एक तरफ उनके जीने का संकट गहरा गया है, दूसरी तरफ उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो गया है, और तीसरे तरफ एक पूरा जो समाज के अंदर जो माहौल है कि नहीं सुनने का, मतलब कोई प्रशासन, कोई राजनीति में भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और चौथा जो बात है ना कि मतलब देखिए, ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि इस देश के अंदर समस्याएं नहीं है, ऐसा तो नहीं है इस देश के अंदर लोग लड़ नहीं रहे, लेकिन हमारे आंदोलन का, हमारे संघर्ष का आम जनता तक या समाज के अंदर जो हालात बन रहे हैं, और उस हालात के अंदर जीने का संघर्ष और गहरा जा रहा है, और लोग उस संघर्ष को लड़ रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन दूसरे तक पहुंचाने का काम अपने आप तो नहीं जाता था, इसके पहले भी नहीं जाता था। तो कौन पहुंचाता था? उसकी चर्चाएं, उसकी समस्याओं की चर्चाएं, उसके संघर्ष की चर्चाएं, उस मुद्दे की चर्चा, ये तो करवाता था कौन? वो करवाता था मीडिया। वही एक माध्यम था जो यहाँ की बात वहां तक पहुंचाता था, वहां की बात यहां तक लाता था। भाई दिल्ली में तो बहुत संघर्ष होते थे ना, 2014 के पहले जो संघर्ष होते थे, भले 10,000 लोगों का हो, लेकिन देश के 100 करोड़ लोगों के बीच में उनको चर्चा कौन करवाता था? पब्लिक ओपिनियन जिसको कहते हैं, संघर्षों का अंततोगत्वा जिसको कहते हैं, कि इफ द स्ट्रगल्स ऑफ द कॉमन मैन डजंट रिफ्लेक्ट इन द पब्लिक डोमेन, मतलब आम जन का संघर्ष अगर समाज जीवन में प्रतिबिंबित अगर नहीं हो रहा है, तो ओपिनियन नहीं बनेगा, पब्लिक ओपिनियन नहीं बनेगा। अगर करप्शन की लड़ाई अगर मीडिया ब्लॉक कर देती उस जमाने में, तो कोई पब्लिक ओपिनियन बनता? नहीं बनता। तो पब्लिक ओपिनियन बनाने की जिम्मेदारी, सरकारों की नीतियों पे बहस करवाने की जिम्मेदारी, सरकार और मंत्रियों को कटघरे में खड़े करने की जिम्मेदारी, ये इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जिम्मेदारी है। और ये चौथा स्तंभ क्योंकि उसने अपने आप को चाटुकार बनने का तय कर लिया,
तो पब्लिक डोमेन में आम आदमी गायब हो गया। आम आदमी पब्लिक डोमेन से गायब हो जाने से उसके मुद्दे गायब हो गए, उसकी व्यथा गायब हो गई, उसकी जिंदगी के सवाल गायब हो गए, उसके संघर्ष ये गायब हो गए। इसलिए जो पिछले 10 साल से हम और आप ये महसूस कर रहे हैं कि ऐसी क्या बात है, वाई देर इज सो मच ऑफ साइलेंस इन द सोसाइटी, इतनी शांतता क्यों है, इतनी मायूसी हमारे समाज में क्यों है, इतनी निराशा हमारे समाज में क्यों आ गई है। ये निराशा, ये मायूसी, ये उदासीनता इसलिए आ गई कि ये समाज अब आम आदमी के या इंसानों की जिंदगी से जुड़े हुए इंसानी मतलब वो बात नहीं करना चाहते। इट इज मतलब एब्सोल्युटली देयर इज एन ओपैक एज फार एज मीडिया इज कंसर्न्ड। 140 करोड़ के आबादी के समाज में अगर चर्चा नहीं हो रही है तो क्या लोग मुक्के हो गए हैं क्या? बायोलॉजिकली हैव दे बिकम डम? नहीं। तो एक एम्पलीफाई करने का एक, भाई मैं अकेला बिना माइक के अगर भाषण दे रहा हूं और जब माइक लगा के भाषण करता हूं तो परिणाम होता है। तो ये मीडिया इज नथिंग बट द माइक जो दूर तक मेरी आवाज पहुंचाएगा। तो दिस मीडिया ने जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ, इस देश के आम नागरिकों के साथ जो दगाबाजी की है उसका हम परिणाम देख रहे हैं कि जिंदगी का संघर्ष ये हमारे सार्वजनिक जीवन के अंदर चर्चा का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। और जब चर्चा नहीं हो रही है तो जो सत्ता कर रही है वही सब कुछ हो रहा है। तो ये इसको हमको समझने की जरूरत है। और हमारे रेडी पटरी वाले लड़ रहे हैं बेचारे, रोज ट्रक के ट्रक माल जब्त हो रहे। क्यों भाई? कल मेरे शहर के अंदर उसका एक अलग होना चाहिए, मैं अखबार खोल के दिखा सकता हूं। केंद्रीय मंत्री नागपुर में है एक, जिनका नाम नितिन गडकरी है। वो कौन से मंत्री है भाई? देश के मंत्री है ना, सड़क बनाने वाले, पुलिये बनाने वाले। भाई आप वहां तक सीमित रहोगे कि नहीं रहोगे? लेकिन उनकी समझ ऐसी हो गई है कि ये शहर उनकी निजी जागीर है। अपने घर पे मीटिंग करवाते हैं सारे अधिकारियों की। महापौर, अरे शहर का प्रथम नागरिक होता है महापौर, उसके ऊपर कोई मंत्री नहीं हो सकता, वो बगल में बिठाता है और सारे अधिकारियों को लेके चर्चा क्या करता है? भाई वो एनएमसी वाले तुम्हारी जमीन कहाँ कहाँ पड़ी है, कितनी है, सब देखो, पता लगाओ, और वहां क्या हो रहा है ये मेरे को बताओ। अच्छा, वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, तुम्हारा कहाँ कहाँ जमीन है वो सब देखो। अच्छा, वो महाड़ा, तुम्हारी कहाँ जमीन है ये देखो। अच्छा, फिर एक काम करो, ये पूरा जो आधा जो शहर का एक हिस्सा है उसको एक क्लस्टर बना दो और वहां पर मैं बहुत जल्दी एक योजना लाने वाला हूँ। भाई भाई, मतलब एक मंत्री इस देश के अंदर जो एक रचना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके नीचे फिर पंचायती राज संस्थाएं, शहरों के अंदर महानगर पालिकाएं और ग्रामीण इलाकों में जिला परिषद, पंचायत समिति और आपका ग्राम पंचायत। तो ये एक अजगर निगल लेगा सबको। भाई शहर में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आप तय करोगे कि सदन तय करेगा? मतलब एक मंत्री एक माहौल ऐसा बनाया है कि स्कूल का हेडमास्टर हूं मैं और शहर के तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है वो मेरे सामने बैठे स्कूल के बच्चों की तरह। और फिर वो बच्चे होनार जो बच्चे होते हैं ना, मैं बताता हूं, वो जो हाथ उठाने वाले बच्चे होते हैं कि नहीं, टीचरों के नजरों के सामने रहने वाले, तो ब्यूरोक्रेट वहां बैठे रहते हैं
और अरे भाई, कोई नियम से चलना है कि नहीं आपको? कोई कानून आपका है कि नहीं आपको? आप मतलब मैं वो जज साहब का जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी को जिस परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई सबके अपने दायरे हैं। कोई ये मत समझो, ए मंत्री तुम ये मत समझो कि तुम देश के मंत्री हो तो शहर तुम्हारा जागीर है, ये मत समझो। वो काम संवैधानिक संस्था है जिसको हम कारपोरेशन कहते हैं, उनका डोमेन है, वो करते बैठे, वो कमिश्नर और सदन। तो मैं समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये देखिए ऐसा है, ये जो बकवास कर रहे हैं वो अखबारों में बड़ा बड़ा छप रहा है, पढ़ रहे हैं लोग। अरे मानना पड़ेगा यार, क्या दृष्टि रखता है और क्या विजन रखता है। और जो मार खा रहे हैं, जिनको शहर से बेदखल कर रहे हैं, उनकी आवाज तो छप नहीं रही है। तो फिर भाई आम आदमी इस लोकतंत्र के अंदर उसकी आवाज को कौन बुलंद करेगा? उसकी आवाज को कौन सत्ता तक पहुंचाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। और इसी संकट के चलते आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और मोदी की सरकार के लिए आसान है कि खुलेआम करोड़ों की चोरी कर ले मंदिर का, लेकिन एक आदमी सस्पेंड नहीं होगा, एक जेल में नहीं जाएगा। मैं जानना चाहता हूं हिंदू समाज से कि भाई जिस आस्था के नाम पर आपने आपके दिमाग, आपकी सोच की धारा और दायरा और दिशा बदल दिए, आप नफरती आप हो गए हो, कहाँ है संगठन? किधर है हिंदुओं की भावनाएं? मतलब एक आधी किसी पिक्चर में डायलॉग अगर किसी ने बोल दिया तो दूसरे दिन सड़क पर खड़े हो जाते हिंदू संगठन कि हमारी भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाए। अबे मूर्खों, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी के साथ जिन भावनाओं के साथ जिन तीन संगठनों ने, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, चार संगठन, बजरंग दल ने ऐसी तैसी कर दी और करोड़ों के रुपए ऐसे ही नहीं, पिछले 10 साल में चुनाव महंगे हो गए। कहां से पैसा कौन कौन दे रहा है बीजेपी वालों को, इसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे ही नहीं एक एक वोट 10-10 हजार रुपए में बिक रहा है, आम आदमी के घरों में 5,000 रुपए जा रहा है। पहले एक जमाना था कि कुछ दारू पिला देते थे किसी 10 रुपए की, बाद में कुछ साड़ी बांट दिए, एक आधी कंबल बांट देते थे 100-150 रुपए की। आज एक एक वोटर के नाम से घरों के अंदर लिफाफे जाने लगे। पूरा डायग्राम बन गया है कि भाई कितने वोटर होंगे, 10,000 या 5,000 के हिसाब से कितने पैसे लगेंगे और कितने लिफाफे लगेंगे। पैसा आ कहां से रहा? यही यही दरवाजे हैं, यही दरवाजे लूट। ठीक है जी, ठीक है जम्मू भाई, समय की भी एक सीमा है। और हाँ आपने भाई, बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो पूरा आपने जो चक्र जोड़ा, कि चाहे वो धर्म का हो, धर्म के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म के नाम पर सड़कों पर उतरने वाले लोग कहाँ, आज उनकी भावना हाथ क्यों नहीं हो रही। और मीडिया का भी बड़ा रोल आपने रेखांकित किया कि मीडिया पब्लिक नैरेटिव बनाने में, पब्लिक ओपिनियन बनाने में बड़ी भूमिका बना बना रखता है। लेकिन मीडिया जो है वो दलाल बना हुआ है और आम आदमी में गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन वो गुस्सा और आक्रोश इकट्ठा कैसे हो, सरकार के खिलाफ कैसे वो मुट्ठी की तरह तने, और सरकार कैसे उसको समझे, कैसे उससे डरे, ये नहीं बन पा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू भाई। और आप जो तमाम साथी धन्यवाद। देख रहे हैं, आप जो तमाम साथी देख रहे हैं, कैसा लगा एपिसोड जरूर बताइए। और ये जम्मू भाई चूंकि आदमी सड़क का एक फेमस फिल्म थी, गीत था, तो जम्मू भाई ने जीवन सड़क पे ही गुजारा है। तो सड़कों से हम देखते हैं कैसी दिखती है संसद, कैसी दिखती है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट कैसी दिखती है, हमारा की हमारी व्यवस्था, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू भाई, और बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, ये बम्बई हाईकोर्ट पे टिप्पणी पर अगर आपने कोई शो नहीं किया हो तो एक कर लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं, कल कल बतियाते हैं। ठीक है। यस, धन्यवाद।